वेलकम डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे आपके बोर्ड 2025 के एग्रीकल्चर केमिस्ट्री सब्जेक्ट के मॉडल पेपर 2 के बारे में। मॉडल पेपर 1 हमने पूरा सॉल्व करके आपको डिस्कस कर लिया था। अब हम मॉडल पेपर 2 के बारे में बात करेंगे। मॉडल पेपर 2 में भी आपको फुल सिलेबस का मॉडल पेपर होने वाला है। पूर्णांक 56 नंबर का होगा और समय रहने वाला है 3 घंटा 15 मिनट। इस मॉडल पेपर का कंप्लीट पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल दे रखा है। वहाँ पर मॉडल पेपर की पीडीएफ और उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। यहाँ पर हम इसका मॉडल पेपर का पीडीएफ और सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। पहली खंड है जो कि खंड अ है। खंड अ में हमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसको हम अबसद वाले प्रश्न कहते हैं, वो प्रश्न दे रखे हैं। आगे आता है हमारा जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें हमें पहला प्रश्न दे रखा है कार्बनिक व अकार्बनिक अवयवों के निचले सांस तक पहुंचने को हम क्या कहते हैं। और फिर विभिन्न खनिजों के साथ ऑक्सीजन का संयोग क्या कहलाता है। मृत्तिका कोलेट्स के मुख्यतः कितने भागों में जो विभाज्य हैं। खनिज की रासायनिक दृष्टि एवं संगठन से सिलिकेट मृत्तिकाओं को कितने भागों में बांटा गया है। ये कुछ एमसीक्यू वाले प्रश्न थे। इन सभी प्रश्नों के जो आंसर हैं वो इसमें दे रखे हैं। जैसे कि इनसे एक प्रश्न लास्ट वाला दे रखा है, अत्यधिक जहरीला कृषि रसायन कौन सा है। तो जो अत्यधिक जहरीला कृषि रसायन है वो है मोनोक्रोटोफॉस 36SL। ये आपका अत्यधिक जहरीला जो आपका कृषि रसायन है। अब इन सभी क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे दे रखे हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर ब हो जाएगा, दूसरे का स हो जाएगा, जो पिछले हमने देखे थे। फिर हमारा है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। दूसरा क्वेश्चन आता है हमारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति में जो पहला प्रश्न है, अम्लीय आग्नेय चट्टानों में सिलिका की मात्रा कितनी होती है। ये होती है सिलिका की मात्रा 65 से 80% तक। फिर है इलेट समूह की संरचना का सूत्र क्या होता है। तो इलेट समूह की संरचना का सूत्र होता है KL4SI8 और फिर इतना हो जाता है O20। ये होता है इलेट समूह की संरचना का सूत्र। फिर है कि अम्लीय मृदाएं प्राय कहाँ होती है, जहाँ पर नम जलवायु होती है। फिर अगला है फास्फोरस की जड़ों द्वारा मुख्यतः कौन सा आयन होता है। H2PO4-2 व HPO4- आयन है के रूप में मृदा में अवशोषित होते हैं। ये थे रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन के आंसर। अगले हम आंसर देखते हैं जो हमारे रहने वाले हैं खंड स के, या आप अपन दूसरा खंड कह सकते हैं, जिसमें हमने को निम्नलिखित क्वेश्चन के आंसर एक पंक्ति या एक शब्द में देने हैं। तो पहला प्रश्न है संगमरमर के प्रमुख खनिज पदार्थ का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है। तो संगमरमर का जो प्रमुख खनिज होता है वो होता है कैल्साइट, जिसका रासायनिक सूत्र है CaCO3। अगला है कोलाइड जो रसायन है उसका जनक किसे माना जाता है। तो थॉमस ग्राहम है, उनको कोलाइड का जो कोलाइड रसायन है, जिसको अपन कोलाइड केमिस्ट्री कहते हैं, उनका जनक माना जाता है। विनिमयशील परावस्थाओं के मध्य सजातीय अवस्था वाले आयनों का पारस्परिक अधिशोषण क्या कहलाता है। आयन विनिमय, जो कि आपका चैप्टर नंबर 4 है। फिर है इलाइट की धनायन विनिमय क्षमता के औसत का मान क्या होगा। ये होती है 25 से 100 सेंटीमोल प्रति केजी, या इसको ग्राम कह सकते हैं। फिर है मृदा विलीन में हाइड्रोजन आयन के कारण उत्पन्न अम्लता को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं सक्रिय अम्लता, एक्टिव एसिडिटी कहते हैं। मृदा में हाइड्रोजन आयन के कारण जो उत्पन्न अम्लता होती है उसको अपन सक्रिय अम्लता या एक्टिव एसिडिटी कहते हैं। फिर है पौधों की जड़ों के विकास के लिए किस पोषक तत्व की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो पौधों की जड़ों के विकास के लिए कैल्शियम आयन की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अगला प्रश्न देखते हैं हम कि धान की फसल में सिलिकॉन का क्या कार्य है। तो धान की फसल में सिलिकॉन क्या करता है, जलमग्न व सूखे से बचाता है। जो धान की फसल होती है उसको। फल व सब्जियों में क्यूनाफोस 25 EC के प्रयोग के पश्चात प्रतीक्षा अवधि कितनी होती है। तो इसमें जो प्रतीक्षा अवधि होती है वो लगभग 18 दिन की होती है। कितने दिन की होती है, इसके प्रयोग के पश्चात जो आपकी प्रतीक्षा अवधि होती है 18 दिन की होती है। फिर हम बात करेंगे आपका खंड ब। खंड ब में आपको बेसिकली लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे गए हैं, जिनकी सीमा होनी चाहिए 50 शब्द, माने कि आपको 5 या 6 लाइन में आंसर देना है। तो चौथा प्रश्न है जीवाश्म पदार्थ सामान्यतः संगठन लिखिए। तो सामान्यतः जीवाश्म पदार्थ का संगठन निम्न होता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट में एक तो स्टार्च आ जाएगा, एक सेल्यूलोज आ जाएगा, एक हेमी सेल्यूलोज आ जाएगा, जो कि 1 से 5%, सेलुलोज 10 से 28% और ये होता है 20 से 50%। फिर वसा है, वसी यौगिकों की बात करें तो ये होती हैं आपके 1 से 8%। और लिग्निन की बात करें जो ये होती हैं 1 से 30%। और प्रोटीन होता है 1 से 15%। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, मृदा में नाइट्रोजन चक्र के महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रम को प्रदर्शित कीजिए। तो ये नाइट्रोजन चक्र है, बेसिकली सिंपल डायग्राम है ये नाइट्रोजन चक्र का, तो इसको आप याद करना, प्रैक्टिस करना, 2-3 बार बन जाएगा। नाइट्रोजन चक्र है, जैसे कि वातावरण में नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु द्वारा जा रही है और ये जीवाणु फिर पाइप से कनेक्ट होते हैं और प्राणियों में जाते हैं। प्राणियों में ये मृत जैविक पदार्थ एकत्रित करता है, जैसे कि यूरिया वेस्टा हो गया, फिर जीवाणु द्वारा अपचित होता है, फिर अमोनिया का निर्माण होता है और फिर नाइट्रेट हो जाएगा NO3। यहाँ पर विनाइट्रीकरण की क्रिया होगी, यहाँ पर वापस वातावरण से नाइट्रोजन यहाँ पर आएगी। तो ये एक सिंपल डायग्राम है, आप इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो बन जाएगा। अगला है, मृदा पीएच को समझाइए। तो पीएच स्केल से जो अम्लता व क्षारीयता को मापा जाता है वही अपने पीएच स्केल के द्वारा 0 से 14 तक मापी जाती है, जिसमें से 7 होता है वो उदासीन बिंदु को दर्शाता है। तो पीएच में जो मान होता है वो कितना होता है, 0 से 14 तक होता है। इसका मिड पॉइंट कितना होता है, 7। 7 किसको दर्शाता है, उदासीन को दर्शाता है। मतलब 7 से अगर कम होगा तो अम्लीय और 7 से ज़्यादा हो जाएगा तो क्षारीय। तो इधर 7 से ज़्यादा हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, क्षारीय, और 7 से कम हो जाएगा तो आपका हो जाएगा अम्लीय। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। फिर है आपका उदासीनता पर पीएच बराबर POH बराबर 7 हो जाती है। जब मृदा पीएच का मान 7 से कम होता है तो विलीन में H+ आयन की सांद्रता OH आयन की सांद्रता से अधिक हो जाती है, फलस्वरूप मृदा अम्लीय हो जाती है। जब मृदा पीएच का मान 7 से अधिक होता है तो मृदा क्षारीय होती है। ये बेसिक चीज़ें हमें याद रखनी चाहिए कि जो मृदा पीएच है वो 7 पर तो उदासीन होती है, अगर 7 से अधिक हो गई तो क्षारीय और 7 से कम हो गई तो अम्लीय। अगला है कि मृदा में अनेक कारणों से जो मृदा पीएच प्रभावित होती है, ये निम्न कारक दे रखे हैं जिनसे मृदा पीएच प्रभावित होती है। जो मृदा की गहराई हो गई, फसल की प्रवृत्ति हो गई, जलमग्नता। फिर है मृदा में उपज प्रतिरोधन क्षमता क्या है, उसको समझाया गया है इसमें अच्छी तरह से। तो ये डेढ़ नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको पहले तो उपज प्रतिरोधन के डेफिनेशन लिख लेनी है, उपज प्रतिरोधन क्या होता है, और फिर उसके बारे में मृदाओं में जो उपज प्रतिरोधन होता है वो क्या होता है वो आप कर सकते हैं। या फिर आप सीधा डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं कि मृदाओं में उपज प्रतिरोधन क्या होता है वो आप डायरेक्ट समझा सकते हैं। तो मृदा की उपज प्रतिरोधकता, ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, फसलों पर मृदा प्रदूषण का प्रभाव समझाइए। तो कृषि पर लगातार कई वर्षों तक नाशी रसायनों के कारण मृदा में इनका संचयन होने से प्रदूषित हो जाती है। क्लोरीन युक्त कीटनाशी संचय का अधिक होता है और संचित जो खतरनाक कीटनाशी जैसे कि BHC, DDT, एल्ड्रीन आदि मृदा प्रदूषण करते हैं। प्रदूषित जो मृदा आती है वो फसल उत्पादन में प्रभावित होती है और प्रदूषण से खतरनाक रसायनों का संचय फसलों में होता है। फिर है, मृदा प्रदूषण के किन्हीं 3 स्रोतों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो 3 स्रोत, पहला तो हो जाएगा घरेलू अपशिष्ट, दूसरा हो जाएगा नगर पालिका अपशिष्ट, और ये आपका तीसरा स्रोत हो जाएगा औद्योगिक अपशिष्ट। इन सभी की जो PDF है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो के टेलीग्राम चैनल दे रखी है, वहाँ पर हमारी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। फिर है, सरल लिपिड की संरचना को समझाइए। तो सरल लिपिड की संरचना होती है जिसमें अपन सरल लिपिड 3 प्रकार के होते हैं। जो लिपिड होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। लिपिड के प्रकार कितने होते हैं, 3। लिपिड 3 प्रकार के होते हैं जिसमें एक प्रकार है क्या है, सरल लिपिड। सरल लिपिड, संयुक्त लिपिड और व्युत्पन्न लिपिड। तो अपने इसमें संयुक्त लिपिड को नहीं, सरल लिपिड को कहा गया है। तो सरल लिपिड में आते हैं वसा एवं तेल। वसा क्या होती है, ये ग्लिसरॉल के लंबे श्रृंखला युक्त वसीय अम्लों के ट्राइग्लिसराइड होते हैं। एक ट्राइग्लिसराइड की निम्न संरचना है, एक तो ग्लिसरॉल का अणु हो जाएगा और 3 फैटी एसिड मिलकर ट्राइग्लिसरॉल, जिसको अपन ट्राई एस्टर कह सकते हैं। और दूसरा होता है मोम। मोम संतृप्त और असंतृप्त अम्लों की लंबी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के एस्टर होते हैं और इनमें कार्बन 16 से लेकर 36 तक होते हैं। अब लिपिड के जो जैविक कार्य हैं वो भी यहाँ पर इसमें समझाने को कहा गया है। तो कुछ एंजाइमों को सक्रिय बनाने के लिए आवश्यक होता है। भोजन का मुख्य अवयव होता है जीव जंतुओं में संग्रहित वसा का, और कोशिकाओं में ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है, और लिपिड हार्मोन के संश्लेषण में भी भाग लेते हैं। तो ये आपके क्या है, इसमें लिपिड के कार्य हैं। तो ये लिपिड के कार्य इंपॉर्टेंट है, आपको बोर्ड 2000 आपके 25 में भी आ सकता है। अगला हम बात करते हैं एंजाइम की क्रिया विधि को समझाइए। तो एंजाइम बात पता है बायो कैटलिस्ट होते हैं, सामान्य शरीर की ताप एवं पीएच पर कार्य करते हैं। जैव रसायन की क्रियाओं को क्रियाशीलता प्रदान करते हैं। सक्रिय केंद्र होता है जहाँ पर सबस्ट्रेट से क्रिया उत्पन्न होती है, और एंजाइम क्रियाधार 4 चरणों में संपन्न होती है। तो पहला क्या होगा, एंजाइम तथा क्रियाधार की क्रिया एंजाइम सबस्ट्रेट के संकुल होती है। तो यहाँ पर एंजाइम का जो संकुल बनेगा, ठीक है, ई किसको दर्शा रहा है, एंजाइम, और एस है वो सबस्ट्रेट को दर्शा रहा है। फिर आगे क्या होगा, जो द्वितीय चरण में इस संकुल का जो एंजाइम है मध्यवर्ती संकुल में परिवर्तित हो जाएगा। तो ES है वो EI में परिवर्तित हो जाएगा, जहाँ I क्या है, मध्यवर्ती कॉम्प्लेक्स। फिर है तृतीय चरण में संकुल एंजाइम उत्पाद
जो संकुल है उसमें परिवर्तन हो जाएगा, जो पी प्रोडक्ट को दर्शाएगा, तो पी है इसमें प्रोडक्ट को, ई आई है वो ई पी में दर्शाएगा। और फिर क्या होगा, जो ई पी है वो ई प्लस पी में अलग हो जाएगा, मतलब चरण में क्या होगा, संकुल में जो ईपी का मान है, जो ईपी है वो एंजाइम तथा उत्पाद में विघटित हो जाएगा। जो ई है वो एंजाइम को दर्शा रहा है, पी है वो प्रोडक्ट जिसको अपन उत्पाद कहते हैं उसको दर्शाता है। फिर अगला प्रश्न है, नत्रजन की या नाइट्रोजन जैव उर्वरकों के द्वारा बीज उपचार की विधि का वर्णन कीजिए। तो ये छोटी सी एक विधि होती है, वो इसमें वर्णन किया गया है अच्छी तरह से। जैविक खादों के मृदा के रासायनिक गुणों पर प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो मृदा के रासायनिक गुण पर प्रभाव निम्न प्रभाव है, जैसे कि क्षारीय मृदा का पीएच मान कम हो जाता है, मृदा की क्षारीयता और लवणीयता में सुधार आता है, मृदा में कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है, विषैले पदार्थ कम हो जाते हैं। इस प्रकार से ये कुछ प्रभाव हैं। आगे प्रश्न के है कि पनीर किसे कहते हैं और पनीर का संगठन लिखिए। तो पनीर वह दुग्ध है जो दुग्ध जमने या स्कंदन के पश्चात दुग्ध जल के बाद निकलने पर प्राप्त होता है। और पनीर में पोषक तत्व क्या होते हैं, प्रोटीन का उत्तम स्रोत होता है, कैल्शियम और फास्फोरस का अच्छा है, और ऊर्जा का भी स्रोत है, और सुपाच्य एवं पाचक है। तो ये तो हम सभी जानते हैं, पनीर के बारे में बेसिक डिटेल हम लिख सकते हैं। संगठन की बात करें पनीर की, तो सभी किस्मों में प्राय एक ही प्रकार के अवयव होते हैं, केवल उनकी मात्रा में अंतर होता है। चेडर पनीर का संगठन निम्न प्रकार है, जल है 34 से 36%, वसा है 35 से 37, और प्रोटीन 24 से 26%, खनिज पदार्थ है 3 से 4%। अब है कि दूध में यूरिया की मिलावट की जांच की विधि का वर्णन करना है। तो दूध में यूरिया की मिलावट की जांच की विधि का वर्णन करना है, तो जो दूध को मापते हैं वो उसका यंत्र होता है लैक्टोमीटर, उसके द्वारा अपन इस प्रश्न को कर सकते हैं। अब है अपना अगला प्रश्न है कि जो खंड 6 में पूछे गए हैं, जो आपके 3 नंबर के प्रश्न है, जैव कीटनाशकों के प्रयोग से होने वाले 6 लाभ लिखने हैं। तो ये 6 लाभ हैं जैव कीटनाशकों के प्रयोग से होने वाले। अगला प्रश्न देखते हैं, ये बड़े वाले प्रश्न है। अब ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, जैविक खाद एवं उर्वरकों में अंतर लिखिए। ये क्वेश्चन आपको इंपोर्टेंट कर लेना है, जो बड़े वाले क्वेश्चन है वही ज़्यादातर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो जैविक खाद और उर्वरक में बेसिकली ये अंतर दे रखे हैं। अब 6 अंतर की बात कही है, तो 6 अंतर अपने लिखे हैं जैविक खाद और उर्वरक में। ये 6 अंतर आपको टिप्स पे होने चाहिए, अच्छी तरह से याद होने चाहिए। अभी तक याद नहीं किए हैं तो इनको याद जरूर कर लेना। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, आयतनात्मक विधि द्वारा दूध में वसा परीक्षण का जो सचित्र वर्णन करना है। ये जो गर्भर विधि होती है उसमें सबसे उत्तम विधि होती है, और गर्भर विधि से दूध की वसा प्रतिशत मात्रा निम्न प्रकार से ज्ञात करता है। अब उसका सिद्धांत क्या होता है, और सिद्धांत हमने अच्छी तरह से इसमें मेंशन कर रखा है, और आगे हम उसका विधि का वर्णन भी कर सकते हैं। अब जो हम अगला प्रश्न की बात करेंगे, जो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, जो रहने वाला है आपका खंड द। इस प्रश्न को आप सॉल्यूशन की पीडीएफ है वो हमें टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अब है निबंधात्मक प्रश्न। निबंधात्मक प्रश्न में आपकी लिमिट होनी चाहिए वो 250 शब्द होने चाहिए। फिर है म्यूरेट ऑफ पोटाश का संगठन और इसके कोई 2 गुण, मृदा अभिक्रिया, फसलों पर झड़ने वाले किन्हीं 4 प्रभावों का वर्णन कीजिए। इसमें ये देखा रखा है कि 1+1+1+4, मतलब आपको म्यूरेट ऑफ पोटाश का संगठन करने का 1 नंबर मिलेगा, 2 गुण है उनका 1 नंबर, अभिक्रिया का 1 नंबर, और फसलों पर पड़ने वाले 4 प्रभावों का भी 1 नंबर होगा। तो ये म्यूरेट ऑफ पोटाश के संगठन हो जाएगा, और ये संगठन हो गया इसमें म्यूरेट ऑफ पोटाश का। यहाँ पर आप संगठन देख सकते हैं, और फिर यहाँ पर हमने गुण को भी दर्शा रखा है क्या गुण होते हैं। फिर आगे बात करें, जो मृदा में अभिक्रिया होती है वो किस प्रकार होती है, और फिर फसलों पर प्रभाव होता है वो किस प्रकार होता है। तो ये है, इसके अथवा में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि इसमें ये अथवा में क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन अपने को तो दोनों में से एक ही क्वेश्चन करना होता है, तो अपने एक ही क्वेश्चन पर फोकस करेंगे। फिर अगला है कि पॉलीपेप्टाइड एवं प्रोटीन का विस्तृत वर्णन कीजिए। पॉलीपेप्टाइड क्या होता है, एक पेप्टाइड एक सहसंयोजक बंध होता है जो कि अमीनो अम्ल के कार्बोक्सिलिक समूह का दूसरे अमीनो अम्ल के बीच क्रिया से बनता है। अमीनो अम्ल के एक सिरे पर मुक्त कार्बोक्सिलिक समूह तथा दूसरे सिरे पर अमीनो समूह होता है, अतः दोनों सिरों पर समूह के आपस में क्रिया करने से पेप्टाइड बंध बनता है। और पेप्टाइड बंधों की संख्या के आधार पर इनको मुख्य श्रेणी में बांटा गया है, ट्राईपेप्टाइड, डाईपेप्टाइड और टेट्रापेप्टाइड। अब यहाँ पर बात करें पॉलीपेप्टाइड क्या होता है, तो पॉलीपेप्टाइड को भी अच्छी तरह से इसमें दर्शाया गया है। ये पॉलीपेप्टाइड की संरचना होती है, आपको अच्छी तरह से याद करनी है, और प्रोटीन का संगठन इसमें भी अच्छी तरह से दर्शाया गया है। अब है कि प्रोटीन की कार्य कौन कौन सी है, फंक्शन ऑफ प्रोटीन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह से याद रखना है। फिर अथवा में क्वेश्चन है कि खादी रंगों का विस्तृत वर्णन करना है, तो ये भी क्वेश्चन आपका हमने इसमें सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रखा है। खादी रंगों का विस्तृत वर्णन बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, खादी रंग, प्राकृतिक खादी रंग और रासायनिक खादी रंग। जो ये बड़े वाले प्रश्न है, जो कि आपके 4 नंबर वाले प्रश्न है, 4 नंबर वाले प्रश्न कौन कौन से चैप्टर से आते हैं वो भी हमने ब्लूप्रिंट का एक वीडियो बना रखा है, वहाँ पर आपको दर्शा रखा है। जो ये 4 नंबर वाले प्रश्न है, जिनको हम बड़े वाले प्रश्न कह सकते हैं, ये आपके चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 12 से आते हैं। चैप्टर नंबर 10 का नाम क्या है, जैव रसायन।
ठीक है। और 12 का नाम क्या है, दुग्ध विज्ञान। तो इन चैप्टर से ही आते हैं बड़े वाले प्रश्न। ब्लूप्रिंट का हमने एक वीडियो दे रखा है जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आपका जो बोर्ड 2025 में कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने नंबर के आएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।